नमस्कार। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी और किस वजह से हुई थी। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वोच्चतम प्राइज़ माना जाता है। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में एक अद्भुत, एक उत्कृष्ट काम किया हो, उन व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि ये अवार्ड की शुरुआत कैसे हुई। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये अवार्ड का शुरुआत हुआ था। देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन है, इसकी क्या कहानी है। तो सबसे पहले हम स्वीडन चलते हैं। स्वीडन एक यूरोप का देश है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोब में, यहाँ पे स्वीडन है। यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक देश, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ पे इस देश का जो जमीनी सीमा सटा हुआ है, ये नॉर्वे, ये फिनलैंड, ये डेनमार्क, ये सारे देश इसके आसपास हैं। स्वीडिश यहाँ की राजभाषा है। यह एक संवैधानिक लोकतांत्रिक राजतंत्र है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। इनका नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। जन्म 1833 स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। इसका मृत्यु, जो कि बहुत ही खास दिन है, वो हम आगे देखेंगे, 10 दिसंबर 1896। इसका जो फेमस आविष्कार है वो है डायनामाइट। इसी घर में स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। ये इनके पिता हैं इमैनुअल नोबेल। पिता का नाम इमैनुअल नोबेल, माता का नाम एंड्रिट एल्सेल है। इनके 4 संतान हैं। इसमें से नोबेल जो है वो तीसरा संतान था। एक्चुअली में जब 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, तो उसी साल उनके पिता जो थे वो बैंकक्रप्ट हो गए, यानी दिवालिया हो गए। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे। एक्चुअली में अल्फ्रेड नोबेल का जो परिवार था वो पढ़े लिखे परिवार था। वो साइंस बैकग्राउंड से था। वो छोटे छोटे प्रोडक्ट का इन्वेंशन करते थे और उस प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेचते थे। तो इट मीन्स वो पढ़े लिखे परिवार से भी थे और साइंटिफिक बैकग्राउंड से भी थे और बिजनेसमैन भी थे। तो क्या होता है कि जब उनके पिता, जिस साल अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, उनके पिता बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो जाते हैं, तो उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जितने अपने बच्चे और बीवी को स्वीडन में ही छोड़ देते हैं और वो खुद रूस चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीडन से, यहाँ से वो रसिया के लिए रवाना हो जाते हैं और यहीं पे रूस में पीटर्सबर्ग में जाकर एक मैकेनिकल वर्कशॉप खोलते हैं। रूस के पीटर्सबर्ग में वो एक मैकेनिकल वर्कशॉप खोलते हैं। शुरुआती टाइम में उनका धंधा उतना नहीं चल पाता है, फिर धीरे धीरे ये सेटल हो जाते हैं और इनका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है। वो गन पाउडर बनाना शुरू करते। गन पाउडर एक बहुत बड़ा विस्फोटक पदार्थ होता है जो कि हथियार बनाने का काम आता है। अब एक्चुअली में हुआ क्या, इनका बिजनेस चलने का कारण क्या था कि उस समय एक युद्ध चल रहा था जिसको कहते हैं क्रीमिया युद्ध। ये युद्ध काला सागर के आसपास चला था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ से भाग लिया था और दूसरी तरफ से रूस ने लड़ा था। तो इसी वजह से ये यहाँ पे रूस में गन पाउडर बनाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि युद्ध में हथियार बनाने में गन पाउडर का काम आता है। ये बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रीमिया युद्ध जैसे चल रहा था, उसमें यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ गन पाउडर के हथियार से। ये देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को वो ये क्षतिग्रस्त कर सकता है ये विस्फोटक। इस पिक में आप देख सकते हैं। अब होता क्या है, जब अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी का रसिया में अच्छा बिजनेस चलने लग जाता है, तो 9 साल के बाद, जब वो गए थे उसके 9 साल के बाद पूरे परिवार को रूस बुला लेते हैं। यानी उसमें अल्फ्रेड नोबेल और उसके मदर, चारों बच्चे और उनके अपने बीवी को रूस बुला लेते हैं। तो रूस में अब क्या
अल्फ्रेड नोबेल रहना शुरू कर देते हैं। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी 4 भाइयों के साथ हुई, जहां उनके टीचर नेचुरल साइंस, साहित्य और भाषा पढ़ाया करते थे। यानी उनके पिताजी ने क्या किया, स्कूल नहीं भेजा, घर पे ही टीचर हायर कर लिया और चारों बच्चों को घर पे ही शिक्षा दिलवाया। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण 17 साल की उम्र में ही अल्फ्रेड स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन भाषाएं पढ़ने और लिखने लग गए थे। यानी 17, यानी शुरू से ही अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो कई सारे भाषा का ज्ञान उनके पास था, क्योंकि उनके टीचर आते थे, ये सारी चीज़ उनको पढ़ाया करते थे। तो 17 साल के उम्र में ही इतने भाषा वो पढ़ना लिखना जान चुके थे। शायद इसी कारण उन्हें कविता और नाटक लिखने का शौक भी चढ़ गया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के लिटरेचर में भी काफ़ी रुचि थी, वो कविता, नाटक, इस तरह के चीज़ लिखते थे, ये इनका शौक था। लेकिन इनके पिताजी का काम क्या था, बिजनेस था केमिकल से रिलेटेड, गन पाउडर बना रहे थे, तो ये केमिकल से रिलेटेड है। उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा केमिकल इंजीनियर बने और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उनको विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। उस दौरान उन्होंने 2 साल प्रवास के दौरान अल्फ्रेड ने स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा किया। अपनी 2 साल की यात्रा के दौरान अल्फ्रेड ने पेरिस की एक निजी शोध कंपनी में काम किया, जहां उनकी मुलाकात इतालवी केमिस्ट आस्कोनियो सोब्रेरो से हुई। सोब्रेरो ने अति विस्फोटक तरल नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था। यह व्यवहारिक इस्तेमाल के लिए बेहद खतरनाक पदार्थ था। यहीं से अल्फ्रेड की रुचि नाइट्रोग्लिसरीन में हुई, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों के इसके इस्तेमाल के विषय में सोचा। जब पेरिस में उन्होंने आस्कोनियो से मिला तो उन्होंने क्या किया था, आस्कोनियो ने नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था। ये देख सकते हैं, ये है नाइट्रोग्लिसरीन। ये तरल पदार्थ लिक्विड में होता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक विस्फोटक होता है। तो इसको व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। एयर के साथ भी ये बर्न करके बिल्कुल विस्फोटक हो जाता है। तो इस वजह से ग्लिसरीन का व्यवहारिक रूप में इसको इस्तेमाल करना मुश्किल था, तो नहीं किया जाता था उस टाइम। तो अल्फ्रेड नोबेल को इसमें रुचि जागी कि क्यों ना इस नाइट्रोग्लिसरीन को ऐसा किया जाए कि ये व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके शोध में वो लग गया, इनकी रुचि इन पे फोकस था, इन पे ये स्टडी करना शुरू कर दिया। हुआ कि 1863 में व्यापार में घाटा होने की वजह से नोबेल परिवार स्वीडन लौट आया। उनके पिताजी जो थे इमैनुअल नोबेल्स, एक्चुअली में वहाँ पे क्रीमिया युद्ध खत्म हो गया था, तो गन पाउडर बनाने का उनका ज़्यादा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से बिजनेस में घाटा हो रहा था। तो उनके पिताजी क्या किए कि वापस स्वीडन आ गए 1863 में। अब यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल भी पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आ गया, अपना देश स्वीडन लौट आया। अब यहाँ पे उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल क्योंकि स्टडी कर लिया था केमिकल इंजीनियरिंग की, यहीं पे उन्होंने एक लेबोरेटरी खोला। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। यहीं पे वो शोध का काम करना शुरू कर दिया नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर। वो चाहते थे कि इनको अच्छी तरह से कि व्यवहारिक रूप में इसको लाया जा सके। तो देख सकते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल्स का लेबोरेटरी है, ये अल्फ्रेड नोबेल उस पर वर्क कर रहे हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल्स का एक बैग है, जो कि अपने यात्रा के दौरान भी इस तरह के ये बैग वो लेके जाते थे, जिसमें कई तरह के केमिकल इसमें भरा हुआ होता था। वो जहाँ जाते थे इस पे स्टडी करते ही रहते थे। अब क्या हुआ कि इनका शोध काम चल रहा था, सही ढंग से उनका लेबोरेटरी में चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा घटना हो गया। 3 सितंबर 1864 को उनकी प्रयोगशाला में विस्फोट हो गया, जिससे कई सारे लोग मारा गया। इस घटना में उनके छोटे भाई, जिनका नाम था एमिल, वो भी मारा गया। ये बहुत ही भीषण दुर्घटना था। ये देख के अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल भयभीत हो गया, इतना बड़ा विस्फोट। ये देख सकते हैं ये विस्फोट। यहाँ पे आर्मी आए और यहाँ पे बीच बचाव का काम करना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे विस्फोट हुआ था।
इस घटना के बाद अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल तरह से भयभीत हो गया, वो नर्वस हो गया, वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंड का आदमी था, वो इस तरह से ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं थे। इस घटना के बाद स्वीडिश सरकार ने इस पदार्थ के स्टॉकहोम की सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब इस तरह के केमिकल का आप बिल्कुल शोध नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से बंद कर दिया सरकार ने, क्योंकि यह बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था, कई सारे जान माल का नुकसान हुआ, इस वजह से इसको प्रतिबंध लगा दिया। अब नोबेल बिल्कुल और थोड़ा सा नर्वस हो गया, मतलब अब क्या किया जाए, सोच में पड़ गया। लेकिन वो सोचने लगा अब क्या किया जाए, लेकिन ये मानने वाले नहीं थे। अल्फ्रेड नोबेल को कुछ करना था, अब ये रुके नहीं। अब ये सोचने लगे कि अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि इन्होंने बोला कि ज़मीनी सीमा पे अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल ने अब सोचा कि प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की जाए। तो इसको सूझा एक जगह, इन्होंने एक आइडिया निकाला, एक जगह खोजी, वो था एक झील। इस झील में उन्होंने प्रयोगशाला बनाया। ये देख सकते हैं ये झील है, और ये झील में एक प्रयोगशाला बनाया और यहीं पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और ये लगातार शोध करना शुरू कर दिया। इस झील में एक्सपेरिमेंट करता रहा नोबेल्स। अब ये बिल्कुल सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कुछ ही महीनों बाद इनको सफलता मिल गई। अल्फ्रेड ने 1866 में अपने प्रयोग के दौरान यह पाया कि किएसेल गुड़ नामक महीन रेत को नाइट्रोग्लिसरीन से मिलाने पर इसे तरल ठोस में बदला जा सकता है, जिसे रॉड का आकार दिया जा सकता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर इनका आविष्कार चल रहा था, तो उन्होंने पाया कि एक ऐसा चीज किएसेल गुड़ नामक एक महीन रेत जो है, उसको अगर ग्लिसरीन में अगर मिला दे तो वो एक तरल ठोस बन जाता है, जो कि एक रॉड का आकार में परिवर्तित हो सकता है। इस तरह परिवर्तित हो सकता है और इसको व्यवहारिक रूप में बनाया जा सकता है। अब क्या था, अब नोबेल्स अब वो नोबेल्स नहीं रहा, वो बिल्कुल अमीर बनने के बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। जैसे ही ये इनको सफलता मिल गई, इन्होंने इसको नाम दिया डायनामाइट। इस केमिकल्स को जो इन्होंने तैयार किया, इसका नाम दिया डायनामाइट। अब डायनामाइट तैयार हो चुका था। डायनामाइट की आविष्कार कर लिया था अल्फ्रेड नोबेल ने। आखिर में साल 1867 में अल्फ्रेड को डायनामाइट पर पेटेंट हासिल हुआ, जिसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड में ब्रिटिश डायनामाइट कंपनी की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर नोबेल एक्सप्लोसिव कंपनी रख दिया। अब 1867 में डायनामाइट के पेटेंट हासिल करने के बाद नोबेल्स ने यूरोप के 90 जगह पे कारखाने खोल लिए, क्योंकि डायनामाइट एक ऐसा चीज था जो कि उस समय बहुत ही ज़रूरत थी। पहाड़ों को तोड़ना, युद्ध में, हर जगह हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इस वजह से इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया। अब नोबेल्स बिल्कुल बहुत ही रिच बन गया, बहुत ही अमीर बन गया। उनका इतना ही नहीं रुका और कई सारे शोध चलता रहा। यानी 355 पेटेंट किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, यानी 355 चीज़ों की खोज किया था इन्होंने, इन्वेंशन किया था उन्होंने, आविष्कार किया, 355 चीज़ों का आविष्कार किया था इन्होंने। इस तरह से अल्फ्रेड नोबेल अब बहुत ही अमीर व्यक्ति हो गया। अभी हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार क्यों शुरू किए गए थे। दरअसल 1888 में एक फ्रांसीसी अखबार ने गलत फहमी में एक खबर छाप दी, जिसमें लिखा था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल जो लोगों को ज़्यादा जल्दी मारने के तरीके से अमीर बने, उनका निधन हो गया। 13 अप्रैल 1888 को अखबार में वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल्स की मौत की खबर सुर्खियां बनी। हालांकि वो जीवित थे, उनके हाथ में वह अखबार था और वो अपनी ही मौत की खबर पढ़ रहे थे। खबर का शीर्षक था मौत के सौदागर की मौत, मर्चेंट ऑफ डेथ। खबर का मजमून कुछ ऐसा था
कि मानो पूरी दुनिया उनके मौत के इंतजार में बैठी हो। दरअसल मौत अल्फ्रेड नोबेल की नहीं हुई थी, बल्कि उनके बड़े भाई लडविग नोबेल की हुई थी। अपनी मौत की खबर पढ़कर अल्फ्रेड हिल गए। वो सोचने लगे कि क्या दुनिया उसके लिए यही सोच रहे हैं। मतलब इस तरह की जब खबर अल्फ्रेड नोबेल ने खुद ही उस अखबार में पढ़ रहे थे, वो उनका मौत हो गया था एक अखबार में, तो उनके लिए जो वर्ड था मौत का सौदागर, मर्चेंट ऑफ डेथ, तो ये चीज़ खबर अल्फ्रेड नोबेल खुद पढ़ रहे थे अपनी मौत की खबर, वो हिल गए। लेकिन इस अखबार में उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द मौत के सौदागर, मर्चेंट ऑफ डेथ, अल्फ्रेड नोबेल को बुरी तरह से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि उनकी मौत की खबर कभी ना कभी तो सच अवश्य होगी, क्योंकि मौत तो सबको आएगी ही आएगी, तो क्या दुनिया उन्हें इसी नाम से जानेगी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने व्यक्तित्व पर लगने वाले इस दाग को मिटा देंगे। फिर क्या हुआ? अब इस तरह की खबर से अल्फ्रेड नोबेल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने कुछ सामाजिक कार्य करने का निश्चय लिया। उसमें उन्होंने क्या किया? अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। सभी करों को काटने के बाद अल्फ्रेड नोबेल की कुल संपत्ति का 94% हिस्सा अर्थात 31,225,000 स्वीडिश क्रोनर को 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए आवंटित कर दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कारों का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखता है। एक संस्था जो है, उन्होंने वसीयत में लिखा था, एक संस्था जो कि नोबेल फाउंडेशन है, उसका प्रशासनिक कार्य जो है नोबेल फाउंडेशन देखती है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी। तो इसमें से देख सकते हैं कई सारे संस्था हैं, वो अलग अलग विषयों पे सेलेक्ट करते हैं पूरे दुनिया में जो अभूतपूर्व कार्य किया हो, जो उत्कृष्ट कार्य किया हो अपने फील्ड में, तो उनके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं पहला संस्था है ये है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये इस संस्था की तरफ से ये सेलेक्ट करते हैं उन व्यक्ति को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के होते हैं। दूसरा वहीं कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम घोषणा करती है। वहीं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की सांसद द्वारा चुनी गई समिति करता है। ये है नॉर्वे की सांसद। तो इस तरह से नोबेल पुरस्कार अलग अलग संस्था द्वारा चुना जाता है और दिया जाता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये नॉर्वे की जो सांसद है ये क्यों अवार्ड देती, ये क्यों प्राइज के लिए सिलेक्ट करती है। तो इसके पीछे रीज़न ये है, ये आप देख सकते हैं, ये है स्वीडन और ये है नॉर्वे। एक्चुअली में स्वीडन और नॉर्वे किसी टाइम में एक साथ हुआ करता था, लेकिन ये 1905 में अलग हुआ। लेकिन जब नोबेल प्राइज़ की स्थापना, नोबेल एकेडमी की स्थापना हुई थी, तो उस समय नॉर्वे और स्वीडन एक ही था, तो अलग हो गया बाद में। तो लेकिन इसमें से एक अवार्ड जो शांति के लिए होता है वो नॉर्वे की जो सांसद है उसके द्वारा चुनी गई कमेटी के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जब नोबेल्स ने वसीयत लिखा था उसमें 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज का जिक्र किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज का जिक्र नहीं किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई?
अल्फ्रेड नोबेल्स की 1895 की जिस वसीयत के तहत 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार का जिक्र नहीं है। लेकिन 1968 में स्वीडन के एक केंद्रीय बैंक अपनी 300वीं वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत किया। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के रैग्नर एंथोन कीटिलफिश और नीदरलैंड के यान टिरबेरगेन को दिया गया। ये केंद्रीय बैंक, जिसका नाम है सेवेरिजेस रिक्स बैंक, इनके द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था इसके 300वीं वर्षगांठ पे। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। यानी ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल का जिस दिन डेथ एनिवर्सरी होता है उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। जितने भी पुरस्कार होता है वो सारे के सारे स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, एक्सेप्ट जबकि शांति के लिए जो नोबेल प्राइज होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। वहाँ के जो नॉर्वे के जो किंग है उसके प्रेजेंट में 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। पहली बार 1901 में पुरस्कारों का वितरण स्वीडन के स्टॉकहोम और नॉर्वे में किया गया था। देख सकते हैं आप, इस तरह से पहली बार जो हुआ था नोबेल पुरस्कार का वितरण समारोह, इस तरह से आप इस इमेज में देख सकते हैं। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जैन हैरी डुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। ये देख सकते हैं हेनरी ड्यूनेंट। जबकि 1901 में सूली प्रूधोम एक फ्रांसीसी कवि और निबंधकार थे, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। अब जैसे कि आपने देखा कि जो रेड क्रॉस का जो संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट, उसको पहली बार 1901 में ही इनको मिल गया था नोबेल प्राइज। बट इनके जो संस्था है रेड क्रॉस, उसको 1917 में पहली बार, दूसरी बार 1944 में और तीसरी बार 1963 में 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रति वर्ष 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे, क्योंकि उस दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन होता है। इनका जन्मदिन होता है 8 मई को, इसलिए रेड क्रॉस डे 8 मई यानी 8 मई को मनाया जाता है हर साल। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करीब 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती है। ये समय समय पे बदलता रहता है। इसके अलावा 23 कैरेट सोने का करीब 6 सेंटीमीटर व्यास का 200 ग्राम वजनी पदक एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। पदक में आप देख सकते हैं इसमें अल्फ्रेड नोबेल का चित्र होता है। पदक के दूसरी तरफ यूनानी देवी आइसिस का चित्र और रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की जानकारी होती है।